Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a revision lecture for IIT students for chapter nuclear physics. First thing is nuclear physics. If you look at this chapter from IIT point of view, from IIT advanced point of view, I am telling you this is really very important chapter, because if you go for previous year questions, अगर आप पास्ट के कुछ साल के क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस चैप्टर इज़ रियली लाइक नॉट वेरी लेंथी, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है. अगर आप थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से चीज़ों को, लाइक कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है और कुछ थोड़ा सा लाइक बेसिकली कुछ फॉर्मूले एंड कंसेप्ट है. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम देन यू विल बी ईजिली लाइक by spending very less amount of time you can definitely secure some good marks from this chapter actually. So it has like quite good weightage and it's important and like also not very difficult to understand. So that way like it's has some importance for your IIT preparation and it's really need your attention. And another thing is that in this lecture I will try to go through the concepts or the most important or like some important points, important concepts which are necessary for you people or which will help you in revising the concept if you have forgotten, and like just go through some problems and then you will be like feeling very comfortable with this chapter. So let's continue without delaying anything. तो पहले तो न्यूक्लियस, तो देखो न्यूक्लियस क्या है बेसिकली. न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड वैन लाइक फॉर अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल. तो आपको पता है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग वाला पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसमें लाइक ही वाज एक्चुअली लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट टू स्टॉप द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो उस टाइम पे क्या था, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी और वो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस थे. तो उनको मतलब उससे पहले जे थॉमसन ने उसका एटम का मॉडल दे दिया था. तो ही वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर थिंग फ्रॉम देयर. तो उन्होंने लाइक अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया और ही was like the result he got was completely unexpected, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल उसमें निकल जाते हैं, कुछ ही अल्फा पार्टिकल हैं जो बाउंस बैक करते हैं. तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया. न्यूक्लियस क्या है, एक छोटा सा मास है, छोटा सा एक अगर एटम अगर अपन साइज लेते हैं तो ऐसे एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा स्पेस है जिसमें एटम का मोस्टली मास कंसनट्रेटेड होता है. मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ठीक है, सो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ लेट्स से एटम, एक एवरेज टर्म्स में बात करते हैं, इट्स लाइक 10⁻⁻10 मीटर. देन द साइज इज इट, आई विल से साइज ऑफ द न्यूक्लियस इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अगर आपका लाइक ये एटम का साइज है, देन वेरी स्मॉल इज दिस मच इज द साइज ऑफ ओनली न्यूक्लियस. और यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियर एटम इज कंसनट्रेटेड हियर बिकॉज ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो कि बाद में डिस्कवर किए गए तो वो सब यहाँ पर लाई करते हैं. पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बाद में, वो सब चीज़ें अपन को मालूम है. सो दिस मीन्स हाउ एक्चुअली. अब अनदर थिंग आ जाता है कि लाइक इसका न्यूक्लियस का साइज, ये तो अपन ने एग्जैक्टली थोड़ा रफली आइडिया बता दिया, बट क्या हम किसी एक पार्टिकुलर एटम के लिए साइज बता सकते हैं? सो यस, वी हैव रिलेशन फॉर दैट एक्चुअली. सो साइज ऑफ, और आई विल से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो भी है अपने पास. तो दैट इज गिवन बाय सम r0 e raised to power माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू e raised to power माइनस r0 इंटू a पावर 1/3. और एक r0 क्या है, r0 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, एंड दिस a इज व्हाट, एटॉमिक वेट. a इज एटॉमिक वेट, तो और एटॉमिक मास नंबर बेसिकली. तो इस तरह से अब अपन क्या है, एक किसी भी एटम का, तो किसी भी एटम का रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एक r0, इट्स लाइक फिक्स्ड वैल्यू, एंड a इज द एटॉमिक मास नंबर बेसिकली. तो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द रेडियस ऑफ द. तो ये रेडियस है. मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस यू कैन राइट सिंपली मास नंबर. a क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना. तो हर एक प्रोटॉन का मास हमें पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, तो मतलब टोटल काउंट करके आप टोटल न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हैं. कैन वी हैव सम आइडिया अबाउट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस? यस वी हैव. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वी कैन जस्ट सी. तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है मास क्या हो गया, दिस इज a टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रफली सेम होता है, तो मैंने उसको सिंपली वो ले लिया. और ठीक है, एंड a टाइम्स मास नंबर, एंड डेंसिटी
यहाँ पे क्या हो जाएगी बेसिकली वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और आर क्या हो जाएगा ये वैल्यू रख देते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज ए इंटू मास डिवाइडेड बाई दिस इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, तो आर नॉट क्यूब इंटू ए, क्योंकि a पावर 1/3 पावर 3, तो a gets cancel and this is rho is coming out to be 3m divided by 4 pi into r naught cube। अब यहाँ पे देखो मास, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रफली अपन सेम ले लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 kg, वो सब वैल्यू यहाँ पे रखने पर एंड आर नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻15, सब्सटीट्यूटिंग वी गेट रफली रो इज कमिंग आउट टू बी 2.97 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, and that is roughly rho density of nucleus is equal to 3 into 10⁻17 kg per meter cube। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस हाउ डेंस इट इज, क्योंकि वाटर है ना उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 kg, और यहाँ पे क्या 10⁻17 kg, सो यू कैन जस्ट हैव लाइक आइडिया कि हाउ डेंस इट इज। तो ये तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमें ये समझ में आ गया कि बाद में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो क्या है न्यूट्रल है, नो इशू, ओके, बट प्रोटॉन तो क्या है हाईली चार्ज है, ठीक है ना। तो हमें अब समझ में आता है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस का साइज कितना है r इज इक्वल टू रफली 10⁻15 मीटर, तो इन दो प्रोटॉन के बीच में भी कुछ सेपरेशन इस ऑर्डर का होगा, और इनका चार्ज अपन को पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेपरेशन अगर रफली ये ले लिया जाता है तो जो दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स निकालता हूँ इट कम्स आउट टू बी रफली 23 किलो न्यूटन रफली। समझ पा रहा है, मतलब आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि दो प्रोटॉन के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स 23 किलो न्यूटन, मतलब 23,000 न्यूटन, इट्स लाइक स्ट्रांग फोर्स। समझ में आ रही ना चीजें, तो फिर न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है, समझ में आ रहा है। सो देयर दिस वाज द डाउट, same thing came in front of like scientists long time ago and they answered, so the answer was given by आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या किया, एक नया कंसेप्ट डिफाइन कर दिया एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो आइंस्टीन ने कहा कि जैसे नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, ऐसे ही एक न्यूक्लियर फोर्स भी है। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये न्यूक्लियर फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, मास की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से है, न्यूक्लियर फोर्स इट इज एक्टिंग बिटवीन two particle when the separation between them is of the order of 1 Fermi। This is the only thing actually we know about। बाकी ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे अगर हम बात करते हैं और अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को जब कंपैरिजन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन पढ़ते भी हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज मच इवन स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कितना है, 23 किलो न्यूटन है। ये फोर्स बेसिकली इसके भी कई टाइम लाइक 10 और 100 टाइम्स गुना है। समझ में बच्चों। सो न्यूक्लियर फोर्स इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बट इट्स वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना। ये कब एक्ट होगा, इट विल एक्ट ओनली व्हेन सेपरेशन बिटवीन two particle is of the order of 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। कुछ 1 फर्मी के ऑर्डर हुआ होगा तभी लगेगा। अगर सेपरेशन दो पार्टिकल के बीच में इससे ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली इट विल डिसअपियर। Another important point about nuclear force, it does not depends on charge, it does not depends on mass। तो ये न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, क्योंकि चार्ज से डिपेंड नहीं है, मास से भी डिपेंड नहीं है। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द लाइक द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हियर इज द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। तो अगर जैसे ही सेपरेशन इनसे ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिस फोर्स विल डिसअपियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो एक रफली आइडिया के अगर हम बात करते हैं तो जो जैसे हम न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो दिस फोर्स ये भी क्लियर हो गया कि बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू दोज फोर्सेस। तो जैसे ये अपने पास अगर न्यूक्लियर फोर्स है, दिस विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
and the gravitational force is lying somewhere here. So this is just roughly idea. Gravitational force, this is electrostatic force, and this is nuclear force. The nuclear force is like very stronger than, this is separation, very stronger than the other इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई कि ठीक है न्यूक्लियस फिर भी क्यों स्टेबल है, वाई इट्स नॉट इवन ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में जब इतना फोर्स है तो और प्रोटॉन आ जाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया. अब और भी चीज़ें आती हैं लाइक बेसिकली बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ न्यूक्लियस, इसके बाद भी बहुत कुछ है. ठीक है ना, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड लेट मी डिफाइन वन मोर टर्म. तो एक टर्म आता है इसमें मेजर करने के लिए AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट. ये क्या है? इट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. मतलब एक कार्बन 12 एटम का जो मास है डिवाइडेड बाई 12, दिस मास इज टर्म्ड एज 1 AMU. और ये आता है 1 AMU is equal to 1.66053 into 10 to the power minus 27 kg roughly. So this is your 1 AMU. ठीक है ना. और एक और है आइंस्टीन्स, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन और कन्वर्जन. देखो ये कहते हैं कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है ना उसमें एनर्जी और मास को दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं. मतलब एनर्जी अलग है, मास अलग है. आइंस्टीन की फिजिक्स में एनर्जी एंड मास बोथ आर सेम थिंग. एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी. मतलब एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स एनर्जी मास का रिलेशन और कन्वर्जन बेसिकली. तो यहाँ पे E इज द एनर्जी. मतलब अगर m मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा. तो if m mass is completely converted into energy, then energy released is equal to E equal to mc square. अब m क्या है? मास, and c is the speed of light. ठीक है ना. तो अगर एक AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा then EMU is it energy corresponding to 1 AMU of mass. This comes out to be same. यहाँ पे मास की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू 931.5 MeV. MeV क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट का मतलब पता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराए तो कितनी एनर्जी होगी. सो दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल टू दिस मच जूल. तो एक बहुत छोटी यूनिट होती है. एम मेगा स्टैंड फॉर 10 to the power 6. सो दिस मतलब 1 AMU मास को अगर कन्वर्ट किया था तो ये है. ठीक है. अब एक और चीज़ जो न्यूक्लियस है ना वो स्टेबिलिटी, ठीक है अपन को समझ में आ गई एक तो, लेकिन और भी चीज़ें जो ऑब्जर्व की गई वो ये है कि दैट वी कॉल डिफाइन एज मास डिफेक्ट. तो मैं पहले बताता हूँ ये क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. मास डिफेक्ट, तो एक अपने पास न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? प्रोटॉन है और A माइनस जेड ये क्या है? न्यूट्रॉन्स है. ठीक है ना. तो जेड प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन का मास पता है. A माइनस जेड न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन का मास पता है. तो एक एस्टिमेटेड मास निकालते हैं, है ना, एम एस्टिमेटेड. तो वो क्या हो जाएगा? जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. इसको अगर हम ऐड करते हैं टोटल हर एक इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काउंट करके, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड मास. एक है ऑब्जर्व्ड मास. ऑब्जर्व मास आप बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट अवेलेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, दैट विल बी योर, यू कैन राइट मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व मास. तो नॉर्मली होना क्या चाहिए? यहाँ से कैलकुलेट करें या यहाँ से कैलकुलेट करें, बराबर होना चाहिए. समझ पा रही चीज़ें. बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है. होता क्या है? दिस ऑब्जर्व मास एम ऑब्जर्व इज लेस देन एम एस्टिमेटेड. ऐसा क्यों? वाई दिस? तो इसको आइंस्टीन ने एक और चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, रिलेशन विद द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये न्यूक्लियस बना होगा उस टाइम पे क्या हुआ है, जो ये इसका एक्चुअल मास था, ये मास कुछ गायब हो गया. कहाँ? कुछ एनर्जी रिलीज करके. तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई. और जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो सिस्टम स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा गेन कर लेता है. मतलब
व्हेन इट लूजेस द एनर्जी इट गेन द स्टेबिलिटी बेसिकली। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि न्यूक्लियस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मतलब अब कितनी एनर्जी, तो दिस डिफरेंस इन मास ऑब्जर्व मतलब एस्टिमेटेड मास माइनस ऑब्जर्व मास, इसको अपन डिफाइन करते हैं मास डिफेक्ट, और इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है। सिंपल सा पॉइंट दूसरे टर्म्स में मैं कहूँ तो ये है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इतनी एनर्जी से बॉन्डेड हैं। अगर आपको हर एक न्यूक्लियस को दूर भेजना है, अलग करना है, तो जितनी एनर्जी ये फॉर्मेशन में लगी थी मतलब निकली थी, उतनी एनर्जी आपको वापस सप्लाई करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है बेसिकली, मास डिफेक्ट है दिस इज इक्वल टू एम एस्टिमेटेड माइनस एम ऑब्जर्व। ठीक है, दिस इज एस्टिमेटेड मास, सॉरी मास डिफेक्ट। और जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ठीक है ना, सो एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी मैं बोल देता हूं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या है, energy corresponding to this mass defect has been released at the time of formation of nucleus, and this energy is called binding energy of nucleus। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो अगर आपको उनको तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली सप्लाई करनी पड़ेगी, तो दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो कैलकुलेशन हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज मास डिफेक्ट डेल्टा एम, जिसको अपन बोल सकते हैं इनटू सी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस यू कैन राइट एम एस्टिमेटेड माइनस एम ऑब्जर्व मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहता है, देखो अगर ये मासेस को आप डायरेक्टली एएमयू में रख देते हैं तो हम क्या कर लेंगे, सीधा एएमयू मास निकाल लेते हैं, और एक एएमयू को हमें पता है, समझ में आ रही ना चीज़ें, एक एएमयू क्या है 931.5 MeV, तो उसके हिसाब से आसानी से अपन ये निकाल पाते हैं। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब इसमें ये आता है कि अगर हम बहुत सारे एटम्स को देखें, सही ना, अगर हर एक एटम के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी, आई थिंक देखो निकालने में यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको ये है एस्टिमेटेड मास दे रखा होना चाहिए। एस्टिमेटेड मास अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये एस्टिमेटेड मास है। और ऑब्जर्व मास आपको दे रखा होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखा है तो उसमें जो मोलर मास दे रखा है, आई मीन एक एटम का मास है, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो तो वो तुम्हारा ऑब्जर्व मास हो जाएगा। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास मास डिफेक्ट आ गया। मास डिफेक्ट को उतनी एनर्जी में लाइक, क्योंकि हमें पता है एक एएमयू मास के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है 931.5 MeV, तो ऐसे ही डेल्टा है मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे, उतनी एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, अब इसमें क्या किया, जो बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है उन सबकी एनर्जी को हमने प्लॉट किया और देखते हैं कि कौन सा स्टेबल है, कहाँ क्या ये जो प्रैक्टिकली चीज़ें अवेलेबल हैं क्या उनकी स्टेबिलिटी यहाँ से कुछ कनेक्ट होती है क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैं और बाकी चीज़ें, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ना न्यूक्लियस की, तो ये एक सही पैरामीटर नहीं है कि एक की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है एक की बाइंडिंग एनर्जी कम है। पहली बात तो ओवरऑल रफली व्यू दूँ तो ये है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो स्टेबल है, ठीक है ना, बट ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर किसी का न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी ठीक है थोड़ी ज़्यादा है, किसी का न्यूक्लियस बहुत छोटा है लेकिन उसकी बाइंडिंग एनर्जी जस्ट थोड़ी सी कम है, तो वो छोटा वाला तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब स्टेबल बेसिकली। तो इसलिए सिंपली बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द ए गुड क्राइटेरिया टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसके लिए अपन एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है ना, तो ये क्या डिफाइन कर देते हैं, BePn इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई A, बिकॉज A विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड दिस इज, मतलब कि ये समझ लो पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये समझ सकते हैं ना, अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज मोर स्टेबल। अगर पर न्यूक्लियॉन एक एटम में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है, पर न्यूक्लियन दूसरे एटम में कम एनर्जी रिलीज हुई है, तो मतलब जिसमें ज़्यादा रिलीज हुई है दैट विल बी लाइक मोर स्टेबल। तो हम बोल सकते हैं लेट्स से BePn of A is greater than BePn of let's say atom B, then this implies atom A or nucleus A is more stable than nucleus B।
ठीक है ना। तो दिस इज द कंपैरिजन। ओके, अब इसमें क्या किया, अगर हमें ये BEPN को प्लॉट करें ना, BEPN जो अवेलेबल आइटम्स वगैरह हैं उनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया आता है। द रिलेशन समथिंग लाइक दिस, ये है, दिस इज BEPN, दिस इज 56 एटॉमिक नंबर, दिस इज आयरन Fe26 56 एंड इट्स 8.8 MeV। तो ये है, तो मतलब ये हुआ कि 56 एटॉमिक नंबर था, मास नंबर तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है और लगभग ये 200 तक तो ठीक ठाक रहती है। उसके मतलब गिरती तो यहाँ पे आयरन हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दैट इज इक्वल टू 8.8 MeV। उसके बाद अगर आप फर्दर आगे जाते हैं देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो मतलब ये हुआ कि ये वाले जो न्यूक्लियंस हैं दीज आर आल्सो लेस स्टेबल, ठीक है। और ये न्यूक्लियाई है A greater than 200 आल्सो लाइक लेस स्टेबल। तो अब क्या हुआ, अगर ये न्यूक्लियस लेस स्टेबल है और ये भी न्यूक्लियस स्टेबल है तो ये क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करें, ठीक है ना। अब कैसे कोशिश करते हैं, जो इनकी जो कोशिश है ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, दैट इज बेसिकली अवर रेडियो एक्टिविटी। तो कोशिश में ये क्या करते हैं, ये क्योंकि हैवी न्यूक्लियर है, अब इनके पास और कोई इधर जाने का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इधर जाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी और कम होगी। तो ये क्या करते हैं, टूट करके कुछ इस रीजन में आने की कोशिश करते हैं, टूटेंगे कुछ छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट होंगे तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या रहता है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, इनके पास अब टूटेंगे तो ये और कहाँ जाएंगे, तो और लेस स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। सो यहाँ पे लेस स्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म मोर स्टेबल लार्जर और बिगर न्यूक्लियाई। दिस प्रोसेस वी कॉल न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और इधर क्या होता है, बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी अभी अपन आगे बात करेंगे। सो दिस इज अबाउट बेसिकली, तो पहले ये समझते हैं कि ठीक है ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो गए, बेसिकली अनस्टेबल हो गए। अब अनस्टेबल हैं तो ये क्या करेंगे, डिके करेंगे, रेडियो एक्टिव मतलब न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो ये क्या है, कैसे डिके करते हैं, कौन से टाइप के पार्टिकल इसमें से निकलते हैं, तो वो अपन समझते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये समझ में आ गई। उसी टाइम पे लाइक रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी तो उन सबको इनसे कनेक्ट किया गया और लाइक फिर अपन देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में थी तो उसमें क्या था, ठीक है ना। तो वहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट दैट। ठीक है ना। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। एक और चीज है कि यहाँ पे जब थोड़ा सा और इसको न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी को कनेक्ट किया जाए विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सो लेट्स से दिस इज द n is equal to Z1। तो ऐसा जो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस सब हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए जब हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखा है कि लाइक सम न्यूक्लियस आर लाइंग इन दिस रीजन और ऑलमोस्ट इन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बैंड। मतलब कि जो न्यूक्लियर इस बैंड में लाई कर रहे हैं जिनका n/z रेशियो बराबर लाइक ये 1 है बट इससे लाइक यहाँ पे ये 1.6 समथिंग हो जाता है n/z रेशियो। तो ये जो बैंड है इस रीजन में जो लाई करती है दे आर स्टेबल न्यूक्लियर। अगर किसी न्यूक्लियर कोई न्यूक्लियर यहाँ पे लाई कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर सो इट विल आस्क ट्राई टू एंटर इन दिस रीजन। ऐसे ही क्या होता है, एक न्यूक्लियर ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर लाई कर रहा हो, जैसे दिस इज ए दिस इज बी, तो वो भी क्या करता है स्टेबिलिटी बैंड में एंटर करने की कोशिश करता है। तो ये कैसे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर बी न्यूक्लियर z इज हायर तो ये z को कम करने के लिए क्या करता है, एक प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन में। यहाँ पे ए के लिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर तो ये एक न्यूट्रॉन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो टू प्रोसेसेस आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या जो ऑब्जर्व चीजें हैं वो क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है देन इट रिलीजेस वन बीटा नेगेटिव
or we call it beta negative decay. Similarly, when a proton is converted into neutron, then it releases one beta positive particle, and this is also called beta positive decay. और unstable nuclei हैं वो एक और तरीके से decay होते हैं, and that is alpha decay. The overall point is that some unstable nuclei, they cannot be stable, decay into stable nuclei by release of different radiations, and this process is called radioactivity. समझ में आई चीजें? और you can say the nucleus which is unstable is said to be radioactive nucleus. ठीक है? So radioactivity. तो radioactivity क्या है? The process of decaying of heavy unstable nuclei into lighter stable nuclei. ठीक है ना? Process of decay of heavy unstable nuclei into lighter stable nuclei by release of alpha, beta and gamma radiations is called as radioactivity. ठीक है ना? तो यहाँ पे आता है जो हैवी न्यूक्लियाई है और अनस्टेबल है, वो नॉर्मली तीन तरह के रेडिएशंस, यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से, बीटा में भी फर्क दो हो जाते हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब बीटा पॉजिटिव है, कब लाइक बीटा पॉजिटिव, कब बीटा नेगेटिव. जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, when n/z ratio is more than the stability band, neutron will be converted into proton. This decay process we will call beta negative, because in this process अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है. ऐसे ही अगर एक B जिसका Z n/z you can say is less than the stability nuclei stability band, तो वो क्या करता है, यहाँ पे Z कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में. ठीक है ना? मतलब प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है. In this process it releases one beta positive particle. This is called beta positive decay. तो अभी ये समझ में आ गया हमारे पास कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, वो डिके होता है, वो किस तरह से, कौन कौन से तीन रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा. ठीक है ना? सो अल्फा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है, और इनका क्या है, इनकी एनर्जी वगैरह कितनी निकलती, ये सब अपन को समझने का है. सो लेट्स टॉक अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा डिके. ओके, सो रेडियोएक्टिविटी अपन को क्लियर हो गया. मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करते हैं, डिके करते हैं. तो यहाँ पे तीन तरह के पार्टिकल हैं. अल्फा पार्टिकल, तो लेट मी टेल यू अबाउट दीस पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली आप समझ लो हीलियम 2 प्लस पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल का क्या है, मास क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो हो जाता है मास ऑफ हीलियम 2 minus 2 times mass of electron, that comes out to be 4 times mass of proton. So charge on alpha particle, it's basically plus 2 charge of electron. ऐसे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, इसका मास होता है बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज on this is plus electron charge. Similarly, beta negative particle, ये रहता है mass of beta negative particle is mass of electron and charge is equal to minus E, means electron के charge के बराबर. तो ये तो रहते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल. और यहाँ पे लाइक अल्फा डिके और रेडियोएक्टिव डिके, डिके और डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है ना? तो आपको ये तो ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से पार्टिकल डिके करेंगे, दैट विल वेरी हैवी पार्टिकल. तो इसमें क्या होता है, लेट्स से x इज आवर लाइक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, atomic number z, mass number a, when it is decaying through alpha decay process, getting converted into some y. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक हीलियम 2-4 एटम निकल रहा है, लाइक पार्टिकल जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. दिस इज अल्फा पार्टिकल. यहाँ पे प्लस 2 चार्ज होगा, आप इस तरह से लिख सकते हो 4 एंड प्लस 2. दिस इज कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में. ठीक है? एंड तो
चार यहां से क्या होगा, मास नंबर घट गया 4 से, और एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन यहां पर है, तो बेसिकली Z-2। दिस इज योर अल्फा डीके प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई डीके होता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। नॉर्मली क्या होता है, दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, और जो एनर्जी निकलती है ना, दिस एनर्जी Q, जिसको बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और you can write the energy released in this decay process is termed as Q value of the reaction. So Q value of reaction or alpha decay, you can write. Energy released in alpha decay is called as Q value of reaction. ठीक है, and this energy comes out and in the form of, कैसे काम बाहर आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर Y एंड अल्फा पार्टिकल, Y और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। तो ये नहीं बताते हैं लाइक कितना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मास इसका My ले लेता हूँ, जिसका M अल्फा हो गया, दिस इज मास X, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं ये बोल सकता हूँ Py should be equal to P alpha, and this implies if let's say Ty kinetic energy of Y and T alpha is the kinetic energy of alpha particle, in that situation I can get the exactly अगर Q वैल्यू एनर्जी टोटल निकल रही है तो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी करेगा, और Y डॉट न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं वो कितनी एनर्जी कैरी करेगा। By using this relation I can write this is equal to 2 m alpha into T alpha should be equal to 2 my into Ty, and this implies T alpha is equal to my by m alpha into Ty, और टोटल एनर्जी अगर है T alpha plus Ty is equal to what, Q वैल्यू, ठीक है। T alpha की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके आ जाता है Ty is equal to m alpha divided by my plus m alpha multiplied by Q value of the reaction. Similarly, T alpha is equal to my divided by my plus m alpha multiplied by Q. ठीक है, so this is the, ये रिलेशन आपको याद रखने होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे तो टोटल मास आ ही रहा है, मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा, इधर Q वैल्यू है टोटल रिएक्शन की, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y डॉट न्यूक्लियर इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा पार्टिकल, मतलब जो Y के अलावा दूसरे पार्टिकल को अल्फा ही निकल रहा है ना, उसके प्रोपोर्शनल है। तो दैट्स ऑल, लाइक इजीली यू कैन रिमेंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये Q वैल्यू I है वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो Q वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं बाय लाइक कैलकुलेटिंग द मास डिफेक्ट, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर बाय एनर्जी, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास कन्वर्जन। तो वहां से अपने पास Q वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू, तो मैं आपको इसके लिए बता दे रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी के लिए आपको सीधा रिजल्ट में लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली जो न्यूक्लियस का मास है, सो लेट मी फर्स्ट गेट डेल्टा m मास वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ x न्यूक्लियर माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कितना हो गया, टोटल मास माइनस z टाइम, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट इज my माइनस, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, z माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे कितने हैं, मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस होल राइट। तो ये डेल्टा m आ गया, तो Q वैल्यू क्या आ गई, Q वैल्यू इक्वल टू डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिख देता हूं, तो ये देखो कितना आ जाएगा, mx माइनस zme माइनस my प्लस, ये इधर माइनस तो ये प्लस, z माइनस 2, दिस इज me माइनस mhe माइनस माइनस ये प्लस 2me into c स्क्वायर।
ठीक है, तो देखो ZMe और यहाँ से ZMe और -2 ये +2 ये कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ रहा है Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी mx minus my minus mhe into c². So this is how we can calculate the Q value of the reaction. तो देखो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सी है, बट यू शुड रिमेंबर दीज रिलेशंस एक्चुअली, ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी एनर्जी कौन कैरी करेगा, तो दैट इज दिस यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है ये तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस पार्टिकल, या फिर आप बोल सकते हो कि y की जो एनर्जी है ना वो अल्फा के मास के प्रोपोर्शनल है। और डेफिनेटली लाइक इन दोनों पार्टिकल में अगर हम चेक करते हैं तो अल्फा का मास कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैरिड बाय द डॉटर न्यूक्लियाई इज एक्चुअली लेस देन, सो मोस्ट यू कैन राइट हियर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैरिड बाय व्हाट, अल्फा पार्टिकल। सो मोस्ट ऑफ, you can write either more part of the energy, is it? Most of energy released is carried by alpha particle. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि alpha particle will carry more energy compared to daughter nuclei. So this is all about your alpha decay. हाँ, एक और चीज इसमें ये रहती है कि अगर यहाँ से यही रिएक्शन को अगर मैं बात करता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। लाइक इसका ये मास ऑफ अल्फा इट विल बी लाइक 4, इसका मास m ले लेते हैं तो ये लाइक m डिवाइडेड बाय m + 4, तो इसकी एनर्जी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन में हमेशा जितने भी अल्फा पार्टिकल निकले उनकी सबकी एनर्जी सेम आनी चाहिए, और उसको एनर्जी सेम आनी चाहिए मतलब उसकी स्पीड सेम आनी चाहिए। इसको चेक करने का तरीका रहता है कि हम क्या करते हैं, इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से अंदर की तरफ है, अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, v, सो v क्रॉस v, सो इट विल बी लाइक थोड़ा इधर से रिलीज कर देता हूँ, इट विल बी लाइक मूविंग दिस वे, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये सेम रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब तो क्या है, दैट्स करेक्ट। अपन ने माना था कि हर एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए, उतनी आ रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऐसे कहते हैं कि एक ही सर्कल डिस्क्राइब नहीं करते, दे डिस्क्राइब मेनी सर्कल्स लाइक दिस। तो दिस इज अनदर स्ट्रेंथ थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि सभी अल्फा पार्टिकल की सेम स्पीड नहीं है, मतलब सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब ये अलग अलग क्यों है, ठीक है ना, इसका आंसर ये रहता है कि एक्चुअली में जो यहाँ पे वाई पार्टिकल जनरेट हो रहा है दैट इज नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इट आल्सो लाइक जो एनर्जी क्यों रिलीज हो रही थी उसका कुछ पार्ट एनर्जी ये स्टोर कर लेता है बाय एक्साइटिंग इटसेल्फ, ठीक है ना। तो वो एनर्जी, वो उतनी एनर्जी लाइक जितनी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, अलग अलग स्टेट्स में जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे ये एनर्जी बदल रही थी। तो यहाँ से समझ में आता है कि जब अल्फा डिके हो रहा है तो दिस न्यूक्लियाई इज एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाई को हम Y स्टार से डिनोट करते हैं। ये जब कन्वर्ट होता है Y प्लस रेडिएटिंग 1 गामा रेडिएशन, तो ऐसे समझ लो कि हर एक अल्फा रेडिएशन के बाद एक गामा तो निकलना मस्ट है, ठीक है ना, और एटलीस्ट अपन ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि एक गामा पार्टिकल निकलता है। So this is about your alpha decay, Q value and all that. Let me tell you more about beta negative and beta positive decay also. ठीक है, वो नंबर ऑफ यहाँ पर है, ये अगर देखते हैं देखो, this is a reason based on number of nuclei or number of neutrons. This is neutrons and this is protons. ठीक है, तो ये हो गया n इक्वल टू z, और यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं दे हैव समथिंग लाइक दिस, मतलब इस रीजन में इज इट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई करते हैं दे आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई, और जो न्यूक्लियाई
इधर कहीं लाई करते हैं, इधर लाई करते हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्टेबिलिटी बेल्ट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है, लेट्स से ए, तो इस ये यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर, अनदर न्यूक्लियाई विच इज हियर देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हायर। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो देखा गया कि उनके लिए जो रेशियो है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लाइक न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, दैट शुड बी लाइंग इन दिस बेल्ट। बाहर लाई कर रहे हैं तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्टेबिलिटी बेल्ट बाय, अगर ये है तो ये एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करके, और ये यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके इस बेल्ट में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वी कैन राइट हियर न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एंड दिस कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है ना। और वी कैन से दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इज डन बाय बीटा नेगेटिव डिके। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। तो इसको हम बीटा पॉजिटिव डिके बोलते हैं, इसको बीटा नेगेटिव डिके बोलते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअली दोनों के बारे में बताता हूँ कि बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव क्या है एग्जैक्टली। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है। तो एक जनरल टर्म्स में अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है X, दिस इज Z, दिस इज E, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम डॉटर न्यूक्लियाई Y, तो बीटा नेगेटिव में हो क्या रहा है आपको ये समझ में आना चाहिए, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तो Z क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 1, एंड व्हाट अबाउट A विल स्टिल रिमेन सेम, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या निकल रहा है, बीटा नेगेटिव न्यूक्लियाई प्लस 1 सम Q वैल्यू, so some energy will be released in this. This is the like relation for a nuclei which is getting converted into daughter nuclei or stable nuclei by emission of one beta negative. अब देखो बीटा नेगेटिव क्या है, बेसिकली बीटा पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज इज आल्सो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये समझ लो कि बीटा नेगेटिव तो क्या, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है, एग्जैक्टली इट्स प्रॉपर्टीज एवरीथिंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो बीटा नेगेटिव इज व्हाट, इट जस्ट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को ही अपन बीटा नेगेटिव। तो अब आता है यहाँ पे, अगर तुम्हें mx मास ऑफ x न्यूक्लियर x एटम, my मास ऑफ y एटम, तो यहाँ पे क्या है देखो, mx मास ऑफ x एटम, ये ध्यान रखने का कि ये एटम का मास है। सिमिलरली my मास ऑफ y एटम, ठीक है। बीटा और me ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है क्वेश्चंस होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गिवन दीज टर्म्स, सो वी विल कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो क्यू वैल्यू आती है बेसिकली सिंपली मास डिफेक्ट से, तो मैंने लिख सकता हूँ क्यू वैल्यू दैट विल कम बेसिकली विद मास डिफेक्ट। सो लेट्स मी कैलकुलेट फर्स्ट मास डिफेक्ट, तो दिस इज mx माइनस z इंटू me, दिस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, my माइनस z प्लस 1 इंटू me प्लस this plus me and this whole, ठीक है ना। तो डेल्टा एम, तो ये इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, दिस इज एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस दिस इज एम वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस जेड एम ई प्लस एम ई, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस एम ई गेटिंग कैंसल, दिस वी आर लेफ्ट विद एम एक्स माइनस एम ई and my, sorry, and this is delta m, and this implies q value is coming out to be delta m into c square, that is equal to mx minus my into c square. So this is the q value of beta negative decay, ठीक है ना। अब ये जो Q वैल्यू टोटल एनर्जी, अगेन एग्जैक्टली इट विल बी कैरिड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो जैसे अपन ने लाइक अल्फा पार्टिकल के डिके में केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली इन सेम मैनर, सो आई कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू my डिवाइडेड बाय व्हाट, my प्लस me मल्टीप्लाइड बाय Q, and similarly
kinetic energy carried by y, so Ty, T here stand for kinetic energy, T हम यूज कर रहे हैं kinetic energy के लिए, so this is equal to me divided by my plus me multiplied by what, q value. So these are basically relations for kinetic energy of electron and kinetic energy of y particle. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एक और चीज, ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, लाइक अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या बीटा पार्टिकल की एनर्जी की बात करें तो ये एम वाई के मास के प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर इट्स सेम थिंग. और यहाँ पे तो यहाँ समझ सकते हो कि मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन इन कंपेरिजन टू वाई. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एनर्जी टी वाई इज वेरी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, ओके, so it implies here actually as me is very very smaller than my, this implies Te is very very greater than Ty. So most of the energy released is carried by what, electron. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एनर्जी को, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा नेगेटिव. देखिए यहाँ पर भी अगेन सेम चीज़ होती है कि अगर मैं एक प्रोसेस ये एक्स न्यूक्लियाई को फिक्स कर देता हूँ, देन फॉर ईच बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी मीन्स यू कैन राइट दिस इज बेसिकली बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एनर्जी. तो ये समझ में आता है कि ये पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट. बट अगेन यहाँ पर भी ऐसा देखा जाता है कि अगर इस पार्टिकल को हम एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं तो एक्सपेक्टेड तो ये था, जैसे ही जो भी है मतलब इस तरह से, मतलब लाइक एक्सपेक्टेड थिंग वाज दैट लाइक ऑल द पार्टिकल मस्ट हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम दे मस्ट बी लाइक, तो यहाँ पे V क्रॉस B एंड दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली दे हैव डिफरेंट radius like this. So this is possible only when, ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया था like by defining one more term that is called anti-neutrino particle emission. ठीक है ना, Pauling use that, define that. So this is, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअली में बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एनर्जी वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है. सो दैट वाज एक्सप्लेन बाय द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिशन बाय पॉलिंग. ठीक है ना, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है, दीज देयर आर टू पार्टिकल, वन इज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर आल्सो एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर. और ये पार्टिकल क्या है, ये समझ लो कि ये एक फोटोन के इक्विवेलेंट है, दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 0 बट दे हैव सम एनर्जी. तो मतलब कुछ एनर्जी लाइक ऐसे निकलती है साथ में, तो मतलब सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कैरिड बाय, यहाँ पे क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो. तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव सम डिफरेंट एनर्जी पॉसिबल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा नेगेटिव डिके. एंड वन मोर इज दैट व्हेन द नंबर ऑफ Z protons are higher, then it will be like decaying through beta positive, and let me tell you about that too. एक और चीज़ है एक्चुअली आगे बीटा पॉजिटिव डिके डिस्कस करने से पहले, सो दिस इज स्टिल अबाउट बीटा नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर की हम बात की जाए तो हेयर लाइक वन न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन बाय इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव प्लस वन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इज इमिटेड. So this is the reaction for conversion of one nucleus into one neutron into proton, and at atomic level this is how it is exactly happening. Next आता है बीटा पॉजिटिव डिके. बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके ये क्या था, जब प्रोटॉन्स हायर हैं देन इट विल बी स्टिल ट्राइंग टू एंटर इनटू द स्टेबिलिटी बेल्ट बाय इमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल. तो हियर वन प्रोटॉन गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. तो इन दिस सिचुएशन एक प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या होगा, इट विल बी Z-1. एटॉमिक वेट विल स्टिल रिमेन सेम, एंड हियर इट विल बी रिलीजिंग वन बीटा पॉजिटिव पार्टिकल. ठीक है ना, एंड क्यू वैल्यू. सो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल अगेन इट हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज इज
मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट्स पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगेन वही सेम चीज़ें अगर दे दी जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी अगेन हम बोल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट दी डेल्टा एम। तो देखो डेल्टा एम, मैं पहली बात तो जो हमने अभी बीटा नेगेटिव के लिए डेराइव किया था उसी में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ चीज़ों को, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो गया दिस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा z-1, और ये जो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है उसका भी मास तो यही है, तो ये रिलेशन ये हो गया मॉडिफाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। तो अब यहाँ पे समझ सकते हो कि दिस क्वांटिटी Me and this Me both will actually add up, this cancel out। तो यहाँ पे क्या बचा, this -2 times of Me, this is your delta M mass defect, and then Q value is coming out to be delta M into C square, so this can be modified as -2Me multiplied by C square, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास Q वैल्यू। फिर से अगेन यहाँ पर भी ये जो Q वैल्यू है वो किस किस की फॉर्म में आ रही है बाहर, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। एग्जैक्टली इन सेम मैनर वी कैन डेराइव इट दिस वे आल्सो। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स मास ऑफ बेसिकली बीटा पॉजिटिव पार्टिकल विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल विल बी वेरी वेरी हाई एंड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी मोस्टली एनर्जी निकल रही है दैट इज मोस्टली कैरिड बाय बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इज कैरिड बाय बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम मैनर में कि एक्सपेक्टेड था कि सभी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बट जब इनको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया जाता है देन अगेन इट्स गोइंग थ्रू डिफरेंट लाइक पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड दैट इज प्रूविंग दैट ईच बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली नॉट कैरिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का लाइक एग्जिस्टेंस डिफाइन किया गया। और यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर देखें तो बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन, राइट। सो यू कैन राइट बीटा पॉजिटिव, देखिए प्रोटॉन इज converted or you can say changes into neutron, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्लस बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, समझ में आ रही है ना चीजें, प्लस दिस इज वन इट्स न्यूट्रिनो। और पहले वाले केस में एंटी न्यूट्रिनो था। सो दिस इज द रिएक्शन एट, और यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो एंड दिस एंटी न्यूट्रिनो, both are anti-particle of each other। तो यहाँ पे आपको ये मास डिफेक्ट, टोटल एनर्जी कहाँ किसको कौन कैरी कर रहा है, कितनी पाउंड ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव और डॉटर न्यूक्लियाई, दैट शुड बी क्लियर टू यू। और ये सब है। और यहाँ पे क्या है, दे आर राइट इक्विवेलेंट टू फोटोन, वी हैव एनर्जी but rest mass 0। तो इनका रेस्ट मास 0 होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके।